ओके, वेलकम बैक। चलिए, पिछले सेशन में क्वेरी आई थी, उनसे असाइनमेंट नहीं खुल रहे हैं, तो ये देखिए अब मैं आपके सामने खोल रही हूँ असाइनमेंट। अगर हम इस पे फोकस लाएं अपना तो देखें, ये मेरा गूगल का पेज है। मैं यहाँ पे असाइनमेंट इग्नू, देखिए मैं कर रही थी, मेरा क्योंकि पहले से ही था लिखा हुआ आ गया है। आप पूरा टाइप कर लीजिए असाइनमेंट इग्नू। ठीक, ये करते ही ये पहला जो है इसी पे ही मैं अगर क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए असाइनमेंट पे क्लिक किया, ये आ गया। अब ये देखिए एमए वगैरह से है, मुझे नीचे जाना है। ओह सॉरी, ये मैंने क्लिक कर दिया इस पर, मुझे नीचे जाना है। यहाँ कर्सर कैसे रोल रहा, हाँ ये देखिए, हाँ ये नीचे जा रहे हैं, काफ़ी नीचे जाना होगा। पहले मास्टर प्रोग्राम है, फिर सारे बैचलर्स प्रोग्राम आए, ये भी ख़त्म किए, फिर ये पीजी डिप्लोमा आए। यहाँ पे भी हमारा नहीं है क्योंकि हमारा केवल डिप्लोमा है, तो हम और नीचे जा रहे हैं। ये देखिए अभी और नीचे जा रहे हैं, अभी हमारा पेज नहीं आया है। ये अब डिप्लोमा प्रोग्राम्स आ गए। डिप्लोमा प्रोग्राम में देखिए ये DECE लिखा है, इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारा आ गया DEC, जनवरी जुलाई, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का। तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं चाहे तो दोबारा एक बार आपको करके बता देती हूँ। मैंने गूगल खोला, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट टाइप किया, क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ, मेरा पूरा ऑलरेडी लिखा आ जाता है। मैं थोड़ा सा भी लिखती हूँ। देखिए मैंने असाइनमेंट इग्नू टाइप किया, ये आ गया। सबसे पहला ही जो लिंक है असाइनमेंट, इसके ऊपर ही मैंने टाइप करा, अब ये आ गया सारा। सबसे पहले मास्टर्स का आ रहा है, उसके बाद नीचे चलते जाइए बैचलर्स का आ रहा है, फिर नीचे चलते जाइए पीजी डिप्लोमा का आ रहा है, फिर नीचे चलते जाइए, अभी हमें नीचे जाना है। ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये टाइटल आप यहाँ देख रहे हैं, और ये हमारा DECE, और ये हमारे इंग्लिश का असाइनमेंट, ये हमारा हिंदी का असाइनमेंट। तो आई होप अब मैडम आप खोलिए अभी जहाँ पे भी अगर हैं आप, और आप चेक कर सकती हैं, आपका आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हुई तो हम इस पे बात दोबारा आपको बता सकती हूँ मैं। तो हाँ जी बताएं अमृतसर। हाँ जी अमृतसर पूछें। अवलोकन करना चाहता मैं, मुझे प्रयोजनात्मक बुक है, वहाँ पर कटिंग का निशान बना हुआ है, क्या हम वहाँ पर करके क्या असाइनमेंट पेजों में करना है वो? मैडम आपने शुरू किया, बहुत धीरे बोल रहे थे, दोबारा बोलिए, माइक के पूरी पास आके, और थोड़ा सा धीरे बोलिए। ओके मैम, हमने हमको समझ नहीं आ रहा है, वो प्रयोजनात्मक बुक में वो कटिंग का निशान बना हुआ है ना, हाँ वही वहाँ पर करके हमने कटिंग निशान असाइनमेंट में लगाना है कि असाइनमेंट पेजों में कराना है, करना है? नहीं, जो प्रयोगात्मक नियमावली में खाली पेज हैं, खाली पेजों के साइड में कैंची का निशान और कटिंग का निशान है, अपना उत्तर उन खाली पेजों में लिखना है, कटिंग के निशान से काट लेना है। अगर वो पेज कम पड़ते हैं तो अपने पेज भी और जोड़ लेने हैं। वो इस प्रकार से असाइनमेंट को पूरा करके भाग A, भाग B, भाग C, क ख ग सारे भाग इकट्ठे लगा के तब सबमिट करना है, फोटोकॉपी अपने पास रख के। ओके मैम, ओके थैंक यू। अमृतसर से ही है जी, बताइए अमृतसर। हाँ बोलिए अमृतसर, बताइए। हेलो, हाँ बताएं। हाँ जी हेलो, हाँ बोलिए। हेलो मैम, मैंने ना भाग ख और ग के बारे में पूछना है, वो पेजेस पे करना है। हेलो मैम, मैंने ना मैडम ख और ग के बारे में पूछना है, वो असाइनमेंट जहाँ फिर बुक में दी हुई है, कटिंग की हुई है। मैडम अभी तो मैंने यही जवाब दिया है, अभी यही जवाब दिया है कि बुक में हमने आपको पेज पहले ही दे दिए हैं, ताकि कि कहीं पे पेजेस ढूंढने लाने जाने वाला कोई चक्कर नहीं है। हमने फॉर्मेट भी दिया है, तो उसी प्रयोगात्मक नियमावली के जो पेज हैं उसी में अपना आंसर लिख के साइड से काट के लगा के देना है। चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस प्रकार खाने का जो है एक सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल आयाम है, और वो यही है कि हमें एक दूसरे के फूड को, जो दूसरे लोगों का, किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरी जाति के लोगों का खाना है, उसको रिजेक्शन इत्यादि का हम ध्यान ना रखें। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम लोगों के खाने की मान्यताएं, हम सपोजिंग जानते हैं कि ये खाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, परंतु कहीं का कोई किसी समुदाय के लोग उसे खाना नहीं चाहते हैं, तो
हम ये जानते हुए भी कि उनके लिए ये खाना पोषण के माध्यम से बहुत, पोषण के रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खाने संबंधी धारणाओं को बदलने के लिए हमें बड़ा पेशेंटली काम करना होगा और बड़ा ध्यानपूर्वक काम करना होगा, बड़े आराम से काम करना होगा। जी, लुधियाना आपकी कॉल है, तो बताएं। क्वेश्चन है मैम, उसका मुझे कंफ्यूजन हो रही है। भाग क का मैम 3rd क्वेश्चन है, 1 वर्ष के बच्चों के 5 व्यवहारों का वर्णन कीजिए जो बच्चे की विचार शक्ति और सोचने की योग्यता को प्रमाण देते हैं। जी मैम, मुझे ये कंफ्यूजन है कि ये 0 से लेके 1 ईयर के बच्चे का पूरा वो बताना है कि जो 1 ईयर का है आपने वो वाला वो बताना है व्यवहारों का? आप इसमें 6 महीने के बच्चे का एक व्यवहार बता सकते हैं, 7 महीने के बच्चे का व्यवहार बता सकते हैं, 1 वर्ष से कम के बच्चे के व्यवहार बताने हैं जो बताता है कि हाँ जी, बच्चा सोच रहा है, समझ रहा है। आप जो व्यवहार का उदाहरण दें उसके साथ उसका महीना बता दीजिए, कौन से महीने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो आगे अब हम देखें कि साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं जो खाने को आधारित इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट, हम कुछ खाना ना खाना चाहें परंतु एडवर्टीजमेंट से हम प्रभावित होकर कुछ खा लेते हैं। कई जगह पे हमारे जो दूसरों के क्या एटीट्यूड है हमारे खाने के प्रति, या दूसरों का क्या रिएक्शन है, हो सकता है हमें कोई चीज़ पसंद हो पर हम कहीं ग्रुप में बैठे हैं और कोई और दूसरे व्यक्ति उसके प्रति नकारात्मक बात कहें या कह दें या उसे इस प्रकार से पकाएं, तो हो सकता है हम यहाँ उस खाने को ना खाएं। तो हर वक्त हम खाना जो है वो ये सोच के नहीं खाते हैं कि मेरे लिए ये पौष्टिक है। ये कई मनोवैज्ञानिक चीज़ें जो हमारे खाने को भी इन्फ्लुएंस कर देती हैं, जिसके कारण हम कई बार ठीक नहीं भी खाते खाना, और जो हमें पसंद होता है खाना वो भी छोड़ देते हैं। खाने के ऊपर आर्थिक आयाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं यह डिटरमिन करता है कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। यहाँ पे केवल बात ध्यान में रखने की ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि महंगे खाने ही पौष्टिक खाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमारे पूरे कोर्स का आधार है कि रोज़ आम मिलने वाले खाने के माध्यम से हम बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन रोज़ के अपने आप को और बच्चों को भी खिला सकते हैं। अब ये हम देखें, अगला पॉइंट हमारा है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में, जो हम पोषण और स्वास्थ्य के बीच में गहरा संबंध है। अब गुड न्यूट्रिशन बहुत आवश्यक है गुड हेल्थ के लिए। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो गुड न्यूट्रिशन हमें चाहिए। और अब क्या हो सकता है यदि आप गुड न्यूट्रिशन नहीं कर रहे हैं, अगर आपका पोषण उचित नहीं है, तो आपको मैल न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो भोजन है वो पूर्ण नहीं है, हमारे जो पोषक तत्व हैं वो पूर्ण नहीं हैं, और ये हमारी हेल्थ को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर कोई पोषक तत्व की हीनता हो जाए, डेफिशिएंसी हो सकता है, किसी का एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मैल न्यूट्रिशन जो है ये हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है। कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, और कुपोषण दोनों तरीके का हो सकता है, कम खाना और ज़्यादा, दोनों। अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, और अत्यधिक पोषण, दोनों ही हो सकते हैं मैल न्यूट्रिशन के अंदर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशनल अनीमिया जब होता है, यह एक पोषक तत्व की कमी के कारण है। न्यूट्रिशनल, जी पंजाब से कॉल है, तो बताएं पंजाब। हेलो, हाँ बताएं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने पूछा, जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो कौन सी डेट को सबमिट करवानी है? 30 जनवरी। 30 जनवरी। हाँ, चेंज हो नहीं पाया है अभी तक ऑनलाइन, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्योंकि एक बार जो चीज़ चढ़ा दें उसको फिर बदलने में थोड़ा समय लगता है। ऑनलाइन अभी बदलाव नहीं हो पाया है, परंतु आप 30 जनवरी तक आप उसे सबमिट करें। ओके। जी बोलें पंजाब। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, पूछिए। हमने ना अभी दिसंबर में बुक्स ली हैं, हाँ, तो हमें ना साइट नहीं पता चल रही कि हमें असाइनमेंट कौन से साइट से देखें। मैडम आप अभी 10 मिनट, आप क्या अभी जुड़ी हैं? 10 मिनट पहले मैंने 2 बार साइट दिखाई है। सॉरी मैम, मैंने ना अभी ट्राई की है, वो नंबर ही नहीं मिल रहा था। नहीं, आप टीवी देख रही थी कि नहीं 10 मिनट पहले?
नहीं मैम, अभी वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो चलता ही नहीं है सही से। तो आप अभी मैंने दिखाया था, आप अपना गूगल खोलिए, गूगल पे टाइप करिए असाइनमेंट्स इग्नू। ऐसा टाइप करते ही जो पहला आपका रिंग आता है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, जो पहला आपका रिजल्ट आता है उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इग्नू के असाइनमेंट खुल जाते हैं। मैम हमने एक सेकंड मैम, हमने अभी दिसंबर वाली जो बुक्स ली है तो उसमें जो 19 जुलाई वाला सेशन शो हो रहा है, हमने वही सबमिट करवानी है जी, और कोई सेशन ही नहीं शो हो रहा, सबसे लेटेस्ट सेशन जुलाई 19 का ही है, वही आपने बताना है। और आप दोबारा ये प्रोग्राम देख लीजिएगा रात को 9 से 10, दोबारा आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। वो रिपीट प्रोग्राम है, आप घर पे बैठ के इत्मीनान से फिर देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल बात कर लेंगे। हाँ जी, पंजाब बताएं, पूछिए। पूछिए, जरा जल्दी पूछिए। आई कार्ड का पूछ रहे हैं मैम, आई कार्ड जारी कर दिए क्या? क्या आई कार्ड? आई कार्ड आ गए क्या, जारी हो गए क्या? आप अपने स्टडी सेंटर से बात करिए। आप लोग लगता है स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से थोड़ा ताल्लुक रखिए। ये सब बातें जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मकसद है आपको एकेडमिक सहायता देना। जो आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी है, अगर आप स्टडी सेंटर नहीं जाएंगे, रीजनल सेंटर से संपर्क नहीं रखेंगे तो केवल ये हमारे टीवी के थ्रू बातचीत से नहीं हो पाएगा पूरा। आपको आई कार्ड वगैरह के लिए अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से संपर्क रखना बहुत ज़रूरी है, जाना बहुत ज़रूरी है। सो मैल न्यूट्रिशन का हम एक एग्जाम्पल यहाँ देख रहे थे, न्यूट्रिशनल एनीमिया। ये जो है एनीमिया जो होता है लौह तत्व की कमी से होता है। लौह तत्व की कमी से भी हो सकता है, फॉलिक अम्ल की कमी से भी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है। तो कोई भी, ये एक अंडर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। और इसके कारण खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं या इवन प्री स्कूल के शाला पूर्व उम्र के बच्चों में थकावट, उल्टी आने की फीलिंग होना, सांस को ऐसे लगना जैसे सांस नहीं आ रहा है, नींद ना आ पाना, भूख ना लगना, ऐसे किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर न्यूट्रिशन, अत्यधिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल हमारा है मोटापा, आजकल जो बहुत बढ़ रहा है। और बच्चों में भी ये है, ये नहीं है कि किसी बड़े को होना है, बच्चों में भी बहुत मोटापे की प्रॉब्लम है। और इसके कारण कई प्रकार के हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, जो इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ होने की संभावना है और इसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। तो जब हम ये न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में संबंध करते हैं तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में भी देखते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे निर्धारित होता है? हमने जो खाया और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी ने किस प्रकार किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निर्धारित होता है कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब है ना हमारे में न्यूट्रिएंट की ना तो कमी है ना हमारे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं जितने हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हम यह भी बात करेंगे कि किस प्रकार न्यूट्रिशनल स्टेटस को जाना जा सकता है। अगले पॉइंट पे हम देखें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, ये दोनों आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो जब बच्चा कुपोषित होता है तो उसका इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। इन्फेक्शन के कीटाणु सब समय हमारे आसपास हैं, सब समय हमारे एनवायरनमेंट में हैं, खाने पीने, हवा, सब जगह मौजूद हैं। हर एक को इन्फेक्शन होने का चांस है, रहता है, परंतु उसको ज़्यादा इन्फेक्शन होगा जो ऑलरेडी कुपोषित है। और जब वो कुपोषित हो के जब उसको इन्फेक्शन होगा तो वो और भी कुपोषित हो जाएगा। पहले से ही उसका स्वास्थ्य खराब है, अब बीमारी भी हो गई तो स्वास्थ्य दोबारा खराब हो गया। तो यानी ये कुचक्र है, विशियस साइकिल है। और इस इंटर रिलेशनशिप को सिनर्जिज्म भी कहते हैं, यानी एक चीज़ दूसरे को और बढ़ाती है। यानी मैल न्यूट्रिशन तो है ही, कुपोषण है, अब इन्फेक्शन हो गया, उससे और गिरा, अब इन्फेक्शन हो गया, खाना खाने को मन नहीं किया, इच्छा नहीं हुई, और हमारे को मैल न्यूट्रिशन हो गया। मैल न्यूट्रिशन हुआ तो अब और बीमारी जोर से पकड़ेगी। तो यानी हमारा ये एक दूसरे को बढ़ाती हैं, इसकी सिवियरिटी, एक ने दूसरे की सिवियरिटी को बढ़ाई। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, यानी ऑलरेडी उसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी है, अब उसको डायरिया हो गया, तो जो उसका रहा सहा अंदर बॉडी में कुछ स्टोर था वो भी चला गया। तो अब क्या होगा, डायरिया होने के कारण वो और कुछ नहीं खा पा रहा है, अब और प्रोटीन और एनर्जी कुपोषण उसके अंदर हो जाएगा और ओवरऑल उसकी हेल्थ और गिरती जाएगी। तो इस प्रकार जब मैल न्यूट्रिशन होता है तो
इलनेस की सिवियरिटी भी बढ़ती है और फिर उसका ड्यूरेशन, वो ठीक भी नहीं होगा जल्दी, ज़्यादा देर तक हमारे को वो ड्यूरेशन भी इलनेस की रहेगी। इस प्रकार अब देखते हैं कि मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे क्या प्रभाव है। तो जब मैल न्यूट्रिशन होता है तो शरीर, जब कुछ इन्फेक्शन होती है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उससे लड़ने के लिए, तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। साथ ही में जो हमारा स्किन है, जो हमारे पूरे अंदर शरीर को ऑर्गन्स को ढके हुए है, और विभिन्न ऑर्गन्स में म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उस ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। मैल नरिश चाइल्ड में, कुपोषित बच्चे में, ये म्यूकस का जो सेक्रीशन है ये भी कम हो जाता है। म्यूकस की जो एक हेल्थ है वो खराब होने के कारण जल्दी से ही इन्फेक्शन उस म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर ऑर्गन में पहुंच जाती हैं और इलनेस को क्रिएट कर देती हैं। एक और उदाहरण हम देख रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन होने के कारण क्या होता है कि डाइजेस्टिव, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो धीरे धीरे चलता है। धीरे चलने से खाना जो है वो धीरे धीरे ही हमारी आंतों में से गुजरता है। अब खाने में अगर यदि कोई वर्म, कृमि इत्यादि हैं जो खाने के साथ अंदर चले गए हैं, तो अब वो, क्योंकि खाना धीरे जा रहा है, तो कृमि को आंतों में घुस के बैठ जाने का ज़्यादा मौका मिल जाता है और पेट में कीड़े होने का चांस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। और फिर ये दोनों जो इन्फेक्शन है और मैल न्यूट्रिशन है, इसने हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित करेगा। इन्फेक्शन के कारण खाना कम खाएंगे। और एक और बात है कि हमारे देश में हम ऐसी गलत मान्यता है कि जब बच्चा बीमार है उसका खाना कम कर दो। हम ऐसा भी करते हैं कि खाना कम नहीं करना है, उस समय उचित खाना देना है। तो जब हम खाना कम कर देते हैं तो ऑलरेडी कुपोषित बच्चे का स्तर जो है और भी कम हो जाता है। इन्फेक्शन से एक तो हमने खाना कम कर दिया, दूसरा क्या हो रहा है, इन्फेक्शन से ऑलरेडी खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो रहा है वैसे भी। तो जो है फॉर एग्जांपल डायरिया, मीजल्स या कोई हमारे को स्वास्थ्य संबंधी कोई खांसी जुकाम है, तो हमारा हर न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन जो हम खा भी रहे हैं उसका केवल 60 या 70% ही होता है। तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं कम, अब उस पे से यूज़ कम हो रहा है और प्रोटीन इत्यादि जो हैं वो बॉडी से भी बाहर निकल जाते हैं। एक उदाहरण हमने टेक्स्ट में बताया है कि किस प्रकार मीजल्स जो बीमारी है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है, इससे किस प्रकार न्यूट्रिशनल स्टेटस गिर जाता है। तो इस बीमारी के अंदर बुखार होता है और स्किन रैश होता है। अक्सर ये 1 साल से कम बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। ये होने पे अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो बच्चा खा रहा है या दूध पी रहा है उसका न्यूट्रिएंट इनटेक बहुत कम हो जाता है। और क्योंकि उसके कारण अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो अंधापन हो जाता है। एटलीस्ट मामूल और कुछ हो ना हो, बच्चा वीक और पतला सुकड़ा सा लगता है और बहुत ही उसमें बेजान सा लगता है और बच्चे की किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने की एबिलिटी रुक जाती है। साथ ही में डायरिया या सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है। हाँ जी, अमृतसर बताएं। मैंने पूछना था, जैसे कई बार आपका प्रोग्राम जो मिस हो जाता है, किसी कारण हम नहीं देख पाते। रात को मैडम 8 से 10 दोबारा टेलीकास्ट होता है। अगर 3 से 4 था तो 8 से 9 आएगा और अगर 4 से 5 था तो 9 से 10 आएगा। आप देख सकते हैं। आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे नहीं अपलोड होता है? सुना है मैंने कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया, आप देख सकते हैं टाइप करके। नहीं, जितने आपके पिछले भी प्रोग्राम वो सभी आएंगे जो हमसे मिस हो गए हैं। हाँ, आते हैं और वेबकास्टिंग भी होती है प्रोग्राम की। ठीक है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं वेबकास्ट प्रोग्राम। हाँ जी मैम, कई बार होता है ना, मतलब नेट की प्रॉब्लम कारण नहीं चल पाता प्रोग्राम ना। राइट। तो ज्ञान दर्शन चैनल आप लीजिए ना। ज्ञान दर्शन चैनल तो आप अपने टीवी के केबल ऑपरेटर को लगवा लीजिए अगले 6 महीने के लिए। मेरे ख्याल में तो फ्री चैनल है, आपको केवल मैम वो तो लगा हुआ, कई बार अर्जेंट काम पड़ जाता है, मिस हो जाता है। करेक्ट मैडम। एक चॉइस है रात को 9 से 10, तीसरा चॉइस है यूट्यूब, चौथा चॉइस है वेबकास्ट। ठीक। डायरिया से क्या इफेक्ट हो सकता है देखते हैं। इन्फेक्शन डायरिया से न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, तो डायरिया से जो आपका अक्सर डाइट पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि फीवर है और वॉमिटिंग भी है। फूड इनटेक रिड्यूस है क्योंकि सारा खाना तुरंत ही निकले जा रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आंतों में रह नहीं रहा उतनी देर तक, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट भी कम हो रहा है। और जो स्टूल निकल रहा है उसमें हमारे कई मिनरल निकल जा रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम निकल जाते हैं बॉडी से। इसके कारण वेट लॉस हो जाता है और पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। तो कुल मिलाने के बाद जो हम जी बताएं। जी कॉल आप पूछिए, आप जो पूछ रहे हैं। हाँ जी, मध्य प्रदेश पूछिए। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो
मैंने पिछले साल डिप्लोमा किया था DEC, उसका अभी तक मुझे मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो पाया है। मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो रहा, आपने सारे कंपोनेंट्स कर दिए, प्रोजेक्ट वर्क कर दिया है क्या? यस मैम, मुझे ग्रेड कार्ड अवेलेबल हो चुका है, मुझे लास्ट अगस्त में 25 अगस्त को मुझे अवेलेबल हो गया, बाकी अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो पाया है। आप इग्नू की वेबसाइट पे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन का नंबर देख के वहाँ पे फ़ोन करें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि नहीं होना चाहिए, कोई रीज़न रहा होगा, या हो सकता है अभी तक आपके सारी चीज़ें चेक ना हुई हों, ये भी हो सकता है। स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से संपर्क करें। लिखा हुआ आ रहा है, कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है ग्रेड कार्ड में। आप स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन में फ़ोन करके पूछें, ये मेरा विभाग नहीं है, मैं तुरंत आपको जवाब नहीं दे पा रही हूँ। आप इसलिए स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन जिनका ये विभाग है वो आपको गहराई से आपके फ़ोन पे आपको जवाब दे पाएंगे। जी, हैदराबाद। Yes, Hyderabad, please come in. Yeah, good evening, ma'am. Hi, good evening. Ma'am, after completion of DC1, Good evening, ma'am. Yeah, speak. Ma'am, after completion of the DCA1, you said that you'll scroll all the slideshows. Yeah, just give me some time, it takes a bit of a time. I have to send it to that department. That department will upload it. Just give it 3-4 days. If still it is not uploaded, then we will talk. Okay, it takes a bit of a time. Okay, continue. So let's come to the next unit, which is the concept of health. So over here we will understand that the word health has different interpretations. और इसके जो विभिन्न dimensions हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. We will try to understand that health is a relative concept. यानी कि ऐसा नहीं है you are well or you are unwell. It is relative. सापेक्षिक है. हेल्थ के क्या, हेल्थ किन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको हेल्थ निर्धारित करते हैं, ये पढ़ेंगे हम. और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक गुड हेल्थ क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानकारी लेंगे. तो अक्सर तो हम हेल्थ को ये समझते हैं कि बीमार नहीं हैं तो वी आर हेल्दी, दैट इफ वी आर नॉट इल वी आर हेल्दी. तो ये एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है जो मेडिकल नॉलेज से उभर के आया है. अब इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर हम केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ देखें तो अगर हम देखें मैल न्यूट्रिशन उस एक तरीके से कोई कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि बच्चा हेल्दी है? एक्चुअली हम कहेंगे नहीं. एक और देखें, अगर हम ड्रग अब्यूज़, कोई ड्रग्स लेता है तो उसको कोई बीमारी है? नहीं, बीमारी तो नहीं है. तो क्या हम कहेंगे कि वो हेल्दी है? वो भी शायद हम नहीं कहना चाहेंगे. मेंटल इलनेस अगर हम देखें तो व्यक्ति को मेंटल इलनेस है, परंतु वो बीमारी है क्या? नहीं, बीमारी तो नहीं है वो. तो हेल्थ को केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज कहने काफ़ी नहीं है. कोई व्यक्ति मन से खुश नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस दुखी रहता है, अनहैप्पी रहता है, लुक फॉरवर्ड नहीं करता है लाइफ को, तो क्या हम कहेंगे कि वो हेल्थी है? नहीं. परंतु अगर हम केवल हेल्थ को एब्सेंस ऑफ डिजीज़ के रूप में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हेल्थ थोड़ा सा लिमिटेड है कॉन्सेप्ट. तो हमें हेल्थ की डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ाना है, केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ करके ही नहीं हम रख सकते हैं. तो इसीलिए अगर हम देखें कि हमें हेल्थ के अंदर एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा जो आसपास का भौतिक वातावरण है, जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारा परिवेश है, इकोलॉजी से हमारा वही मतलब है, उसको भी हमें जोड़ना है. क्योंकि हेल्थ जो है वो तब सुनिश्चित होती है जब मनुष्य अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम में लेके चलता है. जब हम अपने आसपास की एनवायरनमेंट से मैल एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हेल्थ का नुकसान होता है. मैल एडजस्टमेंट से हमारा क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, हमने अब देख रहे हैं इतना जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसका काफ़ी हद तक कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स. सो जब हमने अपना इकोलॉजी यानी अपने आसपास का परिवेश के साथ जो हमारा इक्विलिब्रियम था उसको जब हमने खराब नष्ट कर दिया तो हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ. तो हेल्थ को केवल हम एब्सेंस ऑफ डिजीज़ देख के ही नहीं चल सकते हैं मनुष्य शरीर में. हेल्थ एक हमारी पूरी जो हमारा परिवेश है उसके साथ उसका रिलेशनशिप है. इसी प्रकार अगर हम देखें कि साइकोसोशल कॉन्सेप्ट भी हेल्थ का है. जैसे मैं कह रही थी, अगर कोई व्यक्ति मन से दुखी है तो क्या हम उसे कहेंगे कि वो स्वस्थ है? इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हेल्थ में, और हमारे कई सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रभावित करते हैं. तो हमें हेल्थ को एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण से देखना है.
हमें ये समझना है कि हेल्थ का मतलब है व्यक्ति की वेलबींग, व्यक्ति सही है, उसका एक सही बॉडी में एक साउंड माइंड है, एक सामाजिक परिवेश ऐसा है जो पूर्ण रूप से संपूर्ण और स्वस्थ है, और आसपास का भौतिक एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस थे जिसमें पूरा होलिस्टिक हेल्थ को दिया गया था और केवल एक डिजीज फ्री बॉडी की बात नहीं करी थी। हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जो डिजीज है वो केवल बॉडी को देखता है, पर हम यहाँ पे साउंड माइंड, साउंड एंड हैप्पी, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड फैमिली एंड नेबरहुड एंड अ गुड फिजिकल एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों को देख रहे हैं। WHO ने भी अपनी हेल्थ की डेफिनेशन एक्सपैंड करी है और इसको कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल डिजीज नहीं है, हम उसको हेल्थ नहीं कहेंगे, बंदे को हर तरीके से ठीक होना चाहिए। अब इसमें कुछ एक लोग ये कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है हम किसी की मेंटल और सोशल वेलबींग कैसे मेजर करें। तो मेजर तो नहीं कर सकते, परंतु कुछ आयाम हमारे पास हैं और उसके बारे में आगे हमने यूनिट में बात भी करी है। और एक और बात यह है कि हेल्थ जो है यहाँ पे कहा गया है स्टेट, तो ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति एक बार हेल्दी है तो अब वो हमेशा हेल्दी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ये इस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म है कि हेल्थ स्टेट नहीं है, परंतु इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट। कई बार मैं हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ बढ़ती रह सकती है, कई बार उसमें गिरावट आ सकती है, वापस फिर दोबारा से वो मैं हेल्दी हो सकती हूँ। और ये केवल डिजीज़ की बात नहीं मैं कह रही, मैं ये नहीं कह रही मुझे कल बुखार आया और अब मैं परसों ठीक हो गई तो मैं हेल्दी हो गई, नहीं। अब मेरा लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल वेलबींग भी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हेल्थ इज़ नॉट सिंपली अ स्टेट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट। हमारी वातावरण बदल रहा है, हमारे डिमांड्स ऑफ लाइफ हमारे डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ से डिपेंड कर रहे हैं, डिफरेंट आउटसाइड एनवायरनमेंट से डिपेंड कर रहे हैं। तो इन सब के साथ सामंजस्य स्थापित करना इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ। कई लोग ये भी कहते हैं कि WHO का तो ये बड़ा एक आदर्श गोल हो गया है, हम सब क्या इतने हेल्दी हो सकते हैं। परंतु पॉइंट ये है कि शायद हम हर वक्त हेल्दी नहीं रह सकते, परंतु हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हेल्थ की तरफ होना चाहिए। हम सबको अपना नज़रिया जो है उस तरफ करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसी ओर प्रेरित करना चाहिए कि सब साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली हेल्थ में रहें। तो इसी बात को कंक्लूड करते हुए हमने आगे यूनिट में कुछ आयाम बताए हैं कि फिजिकल हेल्थ आप कैसे पहचान पाएंगे। ये हमने उसके स्किन, स्कैल्प, आईज, वेट, मसल्स, बॉडी मूवमेंट्स, इस अगर व्यक्ति खाना अच्छी खा रहा है, सो पा रहा है ठीक तरह, ये आपका फिजिकल हेल्थ बताएगा। इसी प्रकार मेंटल हेल्थ हमारा पता चलेगा कि आपके व्यक्ति जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व कर पाता है, डिसीजन ले पाता है, कॉन्फिडेंट है, अपनी गलतियां देख पाता है, अपने सेल्फ एस्टीम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है, अपने आप को हमेशा नकारता नहीं है, सिचुएशन को हैंडल कर लेता है विदाउट गेटिंग अपसेट। ये सब मेंटल डायमेंशन दिखाता है। अपनी इमोशंस पे उसके कंट्रोल है इत्यादि। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग दोनों रिलेटेड हैं। कई बार जब हमारा फिजिकल स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, और हमारा मानसिक रूप से कई बार हम दुखी हैं तो हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये लगभग यूनिट ख़त्म है, परंतु कल इसी के बचे हुए कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हुए हम ब्लॉक 2 के ऊपर जाएंगे और कल फिर मिलते हैं 4 से 5।